नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है। वहीं आम आदमी पार्टी का झाड़ू पंजाब में सर चढ़कर बोला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। वही बात अगर यूपी की करें तो यूपी में एक बार फिर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। हालांकि समाजवादी पार्टी को इस बार 2017 के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन उसका सरकार बनाने का सपना टूट गया है। पंजाब में जैसा हमने आपको बताया, आम आदमी पार्टी का झाड़ू चला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बंपर जीत मिली है। इन राज्यों में वोटों की गिनती के बाद कई चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए हैं। कई दिग्गज नेता अपनी सीट हार गए हैं। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड से कांग्रेस के सीएम फेस हरीश रावत चुनाव हार चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी कांग्रेस उम्मीदवार भुवन चंद्र कापड़ी ने हरा दिया है। हालांकि उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार बना रही है, जबकि कांग्रेस की बुरी दशा लगातार जारी है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों पर चुनाव हार गए हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट हार चुके हैं। उन्हें आपके उम्मीदवार जीवनजोत कौर ने हराया है। वहीं अकाली परिवार को भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी के दोनों दिग्गज प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल अपनी अपनी सीट हार चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला सीट से चुनाव हार गए हैं। वहीं 5 में से 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। होली से 10 दिन पहले से ही जीत का जश्न शुरू हो चुका है और कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग लगाकर मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बात यूपी की करें तो यूपी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। चुनाव से पहले कुछ महीनों तक महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना और किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा था। सियासी पंडित भी नेक टू नेक फाइट की बात कर रहे थे, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो इन तमाम मुद्दों पर बाबा का बुलडोजर भारी पड़ता नजर आया है। बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीती हैं, जबकि अकेले बीजेपी को 255 सीटें मिली हैं। सीटों का आंकड़ा भले ही 2017 के मुकाबले कम हो, लेकिन बीजेपी के वोट प्रतिशत में करीब 2% का इजाफा हुआ है। बीजेपी को 41% से ज्यादा वोट मिले हैं, जो 2017 में 39% था। वहीं सपा का वोट प्रतिशत भी बढ़कर 22% से 32% पहुंच चुका है, जो समाजवादी पार्टी का भी एक रिकॉर्ड है, क्योंकि 2012 में सपा का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 29% था और पार्टी ने सरकार भी बनाई थी। चुनावी विश्लेषकों की माने तो बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा बसपा की कमजोरी की वजह से हुआ है। हालांकि इसका एक असर, जो उल्टा असर है, वो बीजेपी की सीटों पर भी दिखा है और मुकाबला 2 ध्रुवीय होने की वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई हैं। बसपा के हद से ज्यादा कमजोर होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सपा के रिकॉर्ड 32% वोट शेयर के बाद भी उसे उतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं, जबकि बीजेपी को करीब उतना ही वोट शेयर मिला, लेकिन फिर भी उसकी सीटें घट गई हैं। सपा भले ही सरकार से फिर से बाहर रहेगी, लेकिन वोट शेयर के मामले में पार्टी बड़ी गेनर बनकर उभरी है। वहीं बीएसपी को अपने इतिहास में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। 2007 में सत्ता में रहने वाली बीएसपी जब 2012 में हारी थी, तब भी उसका वोट प्रतिशत 25% से ज्यादा था। यही नहीं, 2017 में तो उसका वोट शेयर सपा से भी ज्यादा 22% था, लेकिन 2022 के चुनाव उसके लिए बड़ी निराशा लेकर आए हैं।
एक तरफ 403 सीटों वाले प्रदेश में उसे महज 1 सीट मिली है, तो वहीं दूसरी ओर वोट प्रतिशत में 10% की गिरावट आई है और ये 12% ही रह गया है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तरफ बसपा 10% घट गई है, तो दूसरी तरफ सपा उतनी ही आगे निकलती हुई नजर आई है और समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए हैं। तो यूपी में जिस नेक टू नेक फाइट की बात की जा रही थी वो देखने को नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के मुकाबले में कहीं भी खड़ी नजर नहीं आई है, लेकिन दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव का हार के बाद बयान सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने ये दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी की हार के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया है। अखिलेश ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर उन लोगों का धन्यवाद अदा किया है जिन्होंने पार्टी के वोट प्रतिशत और सीटों को बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को भी घटाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, यूपी की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। बीजेपी का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा, ये भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसका आधार चुनाव परिणाम के बाद आए आंकड़े कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 2017 के 21.82% के मुकाबले इस बार उससे कहीं अधिक 32.03% वोट मिले हैं और 111 सीटें पार्टी ने जीती हैं। उसने राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2017 के 39.67% के मुकाबले इस बार 41.38% वोट मिले हैं। इसके साथ ही बीजेपी का वोट प्रतिशत 2.13% बढ़ा है, लेकिन सीटों की संख्या 312 से घटकर 255 रह गई है। यानी कि अखिलेश यादव अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की जो सीटें हैं उनको घटाया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि अगले 5 सालों में समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका को किस तरह से अदा करेगी, क्योंकि जब चुनाव से पहले का वक्त था तो ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव मैदान में नहीं है, केवल प्रियंका गांधी मैदान में नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही चुनावी दौर शुरू हुआ तो फिर किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जरूर पहुंची। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने देर कर दी? समीक्षा इस बात पर भी जरूर होनी चाहिए। क्या वक्त रहते समाजवादी पार्टी पहले मैदान में नहीं दिखी? ये भी एक वजह है। इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी और देखना दिलचस्प होगा कि जब पार्टी समीक्षा करेगी तो उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये तो रही बात यूपी की और हार के बाद अखिलेश यादव के बयान की। अब बात पंजाब की भी कर लेते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या विपक्ष की राजनीति को एक सहारा मिल गया है? क्या आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस का विकल्प बन सकती है? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, उसके बाद मजबूत विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर विपक्षी खेमों में सुगबुगाहट जरूर देखने को मिल रही है। तो दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल एक भरोसेमंद विपक्ष के चेहरे के रूप में भी उभरते नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा जब बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की थी तो वे मजबूत विपक्षी नेता के रूप में सामने आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का कद उनके सामने बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। अब भले ही आम आदमी पार्टी ने 2020 में तीसरी बार दिल्ली में दर्ज जीत की हो, लेकिन दिल्ली राष्ट्रीय राजनीति में इतने मायने नहीं रखती है जितना पंजाब की जीत मायने रखती है। पंजाब पहला ऐसा पूर्ण राज्य है जहां आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी दिल्ली मॉडल पर ही चुनाव लड़ा था। अब यूनियन टेरिटरी होने की वजह से दिल्ली में पुलिस
जमीन और नौकरशाही पर आम आदमी पार्टी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी का नियंत्रण वहां की पुलिस, कानून व्यवस्था और नौकरशाही पर भी होगा, जिससे पार्टी का भ्रष्टाचार विरोधी रुख भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो पंजाब की जीत ने आपको अलग राजनीतिक मुकाम पर पहुंचा दिया है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में विपक्ष की तस्वीर तेजी से बदल रही है। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ पंजाब में बीजेपी का विजय रथ रोका है, बल्कि कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल दोनों का अहम वोटर बेस भी छीन लिया है। अरविंद केजरीवाल हिंदी भाषी राज्यों में सरकार बनाकर विपक्ष पर बढ़त बनाए हुए हैं। पंजाब में हुई शानदार जीत ने केजरीवाल की पहुंच को बढ़ा दिया है और अब आप कांग्रेस को छोड़कर एकमात्र राजनीतिक दल बन गई है जो हिंदी पट्टी के आसपास के 2 प्रमुख राज्यों में सत्ता में है। पंजाब 7 सांसदों को संसद के उच्च सदन में भेजता है। आम आदमी पार्टी के पास पहले से ही दिल्ली से 3 राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और पंजाब से इस महत्वपूर्ण जीत के साथ आम आदमी पार्टी ज्यादा सांसदों को राज्यसभा भेजकर महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका भी निभाएगी। तो अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब 2024 के जब चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या विपक्ष अरविंद केजरीवाल को चेहरा बना सकता है? इसको लेकर के भी चर्चा तेज हो रही है। लेकिन क्या राजनीतिक स्तर पर आम आदमी पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर इतना ज्यादा है कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में भी उभर कर सामने आ सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चुनावी टक्कर की तुलना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि अब भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी अपना विस्तार किस तरह से करती है और 2024 के चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनकर उभर पाएगी या नहीं, इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी रहेंगी। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद जहां एक और बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के हाथ केवल निराशा ही लगी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हताश नजर आ रही है और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव और उसके परिणामों के बाद कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने कहा है कि वे चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं है। कांग्रेस केवल चुनावी हार का सामना कर रही है, कांग्रेस ने हिम्मत नहीं हारी है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल नहीं होगी और वो जीत जनता की जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस नए बदलाव और नई रणनीति के साथ लौटेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के विवेक, फैसले और निर्णय पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर परिणामों की अपेक्षा थी। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर से वे नहीं उबर पाए। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। सुरजेवाला ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को भी बधाई दी है। सुरजेवाला ने माना कि यूपी में हम कांग्रेस की जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में सफल रहे, लेकिन जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। ये सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गोवा और उत्तराखंड में बेहतर चुनाव लड़े, लेकिन लोगों के मन को नहीं जीत पाए। उनका मानना है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस हार से कितना सबक लेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कोशिश नहीं की, यूपी में भी अलग रणनीति पार्टी की ओर से जरूर देखने को मिली। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश भी की, लेकिन वो दांव पूरी तरह से फेल नजर आया। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें कांग्रेस की भूमिका कितनी अहम होगी, क्योंकि एक और ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। दूसरी ओर अब अरविंद केजरीवाल के रूप में भी विपक्ष को एक चेहरा मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को मजबूत किस तरह से करेगी। हार की समीक्षा जब होगी तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन कारणों को प्रमुखता से यह देखा जाएगा कि किन कारणों की वजह से यह हार हुई है। साथ ही साथ क्या संगठन में किसी तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, उस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी रहेंगी।
देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।